हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मिराकी यूट्यूब। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जून 2019 के एग्ज़ाम क्वेश्चंस के साथ, जिनको हम सॉल्व करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एंड में एनालिसिस करेंगे कि कौन से यूनिट में से कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 90 ऑफ पेपर 2, दैट इज द सब्जेक्ट पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हो सकता है कि अगर आप कहीं पे पेपर को देखें तो वहाँ पर वो क्वेश्चन का जो नंबर है वो 81 टू 90 ना हो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करती हूँ दैट पेपर 2 मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। Who among the following described the conceptual vagueness of the term governance as the secret of its success? तो क्वेश्चन हमारा यूनिट 9 गवर्नेंस में से है और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं डेफिनेशन पूछा जा रहा है या एक पर्टिकुलर स्कॉलर का नाम पूछा जा रहा है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नेंस की टर्म है उसका जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर नहीं है। किसी स्कॉलर ने इसको किसी तरीके से डिफाइन किया है, किसी और स्कॉलर ने किसी और तरीके से डिफाइन किया है। तो जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन से स्कॉलर ने ये कहा कि जो गवर्नेंस की टर्म है इसकी जो कंसेप्चुअल वेगनेस है वो सीक्रेट है इसका सक्सेस का। मतलब गवर्नेंस इज सक्सेसफुल बिकॉज द टर्म इज वेग इन इटसेल्फ। तो वेग अगर होता है तो वेग होने से क्या मतलब है, इट इज़ नॉट क्लियर। व्हेन इट इज़ नॉट क्लियर तो मतलब इट इज़ इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है। तो जब फिक्स बाउंड्रीज नहीं होंगी तो उसके एम्बिट के अंदर उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो गवर्नेंस का कंसेप्ट है ओवरऑल वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये बात है जो है किसने कही। तो आपको ऑप्शंस हैं 1 फरजमंद, 2 शेडनर, 3 हाई, 4th पॉलिट। मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि नाम है तो मुझे पक्का नहीं पता कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जो सही तरीके से इन्हें प्रोनाउंस करूँ। तो इन चारों ऑप्शंस में से किसने जो है ये बात बोली कि जो गवर्नेंस है इट इज़ सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द वेगनेस ऑफ द कंसेप्ट एंड द टर्म, राइट। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शेडनर। ठीक है जी, तो शेडनर ने ये बात जो है वो बोली है। तो इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं एडिशनल फैक्ट्स की गवर्नेंस से रिलेटेड, तो वो क्या है। गवर्नेंस जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया गवर्नेंस का वर्ड। ठीक है, गवर्नेंस ग्रीक लैंग्वेज में कुबर नाव, ये आर है, कुबर नाव या फिर कुबेर नाव एक वर्ड है जिसमें से धीरे धीरे डिराइव होकर जो गवर्नेंस का वर्ड है जो वो बना। अब ये कुबेर नाव है, इसका मतलब क्या है, टू स्टीयर, चलाना, टू स्टीयर, चलाना। तो गवर्नेंस क्या है हमारा, वो प्रोसेस जिससे देश के या किसी स्टेट के अफेयर्स को स्टीयर किया जाता है, उनको चलाया जाता है, तो दैट इज गवर्नेंस। या फिर अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको बोलूँ तो व्हाट इज गवर्नेंस, इट इज गवर्नमेंट इन एक्शन। गवर्नमेंट कौन है हमारा, गवर्नमेंट देखो अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरीके से आपको समझाऊं तो गवर्नमेंट इज अ नाउन, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो देश को चला रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट, इसको ओवरऑल हम एक इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट काम क्या कर रही है और कैसे उसको चला रही है, वो हो गया आपका गवर्नेंस। तो गवर्नेंस इज अ वर्ब, ये एक क्रिया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो क्रिया कर रही है दैट इज गवर्नेंस, ये आपका हो गया मतलब। अब कंसेप्ट जो है गवर्नेंस का बहुत पुराना है, बहुत सदियों से चला आ रहा है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में हाईलाइट कब हुआ, ये लाइमलाइट में कब आया, तो लाइमलाइट में आया ये 1989 में। आपसे पूछा जा सकता है तो इसलिए हमको बता रही हूँ यहाँ पे 1989 में क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक जो है आपका, वर्ल्ड बैंक, वो कुछ उसने कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया सब सहारन रीजन के अंदर। ठीक है, अब वो जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया उसके जो उन्होंने बेनिफिट सोचे थे, जो उसके रिजल्ट सोचे थे, जो उसकी आउटकम सोची थी, वो इतनी अच्छी नहीं आई। क्यों नहीं आई, तो वर्ल्ड बैंक वालों का मानना था कि वहाँ का जो स्टेट है उसका जो रोल था वो वीक था, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो वीक थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली सारे को लेकर और उसके अंदर उन्होंने टर्म यूज़ किया क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस।
गवर्नेंस। तो यहाँ से जो टर्म है दोबारा से कहते हैं कि टर्म पहले से चल रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई, डिस्कशन में आ गई। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कब आई थी आपकी? 1989 के अंदर आई थी, वर्ल्ड बैंक ने दी थी, सब सहारन रीजन पे बनी थी। कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे जो सब सहारन रीजन है वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो सपोर्ट किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सक्सेसफुल? क्योंकि वहाँ का जो स्टेट था वो वीक था, इंस्टीट्यूशंस वीक थे, और इसको उन्होंने कहा क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, राइट। तो ये सब कुछ बातें थी यहाँ पे जो आपको गवर्नेंस से रिलेटेड पता होनी चाहिए। साथ में जैसे ये जो हमने स्टेटमेंट करी वो शेरडनर की है, ऐसे इन सब की कोई ना कोई स्टेटमेंट्स हैं। इनमें से एक फराजमंद जो है, फराजमंद, ये जो भी इनका नाम है, इनकी एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो बात करते हैं गवर्नेंस के 3 फेसेस के बारे में। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर अगली बार, ये कई बार होता है कि यहीं से ऑप्शन उठा के वो दे देते हैं, ये स्टेटमेंट ना आए, दूसरी स्टेटमेंट आए, तो कुछ मैं आपको हिंट दे रही हूँ रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो फराजमंद की स्टेटमेंट है जिसमें वो बात करते हैं अबाउट 3 फेसेस ऑफ गवर्नेंस। 3 फेसेस ऑफ गवर्नेंस, कौन कौन से फेसेस हैं? जिनमें से एक फेस अच्छा है, गुड, वन इज बैड, एंड द नेक्स्ट इज थर्ड फेस इज वेरी अगली, बहुत बदसूरत है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस की अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग रूप हैं, एक अच्छा भी है, एक बुरा भी है, और एक बहुत बदसूरत रूप है। लेकिन इनमें से कोई भी रूप अकेले में सफिशिएंट नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है पूरे टर्म को, पूरे कंसेप्ट को गवर्नेंस के समझाने के लिए, राइट। तो अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है तो वो किसने दी है? फरजमैन ने दी है। हाय जो है हमारे एक बांग्लादेशी स्कॉलर हुए हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा काम आपको मिलेगा गुड गवर्नेंस के ऊपर, इनका ज़्यादातर जो है वो काम है। बांग्लादेशी स्कॉलर हैं ये। इन्होंने एक बात कही थी कि जो गवर्नेंस है वो एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, ना ही सिर्फ डेवलपिंग नेशंस में बल्कि डेवलप्ड नेशंस में भी। तो चाहे आपके डेवलपिंग नेशंस हो चाहे आपके डेवलप्ड नेशंस हो, दोनों में ही जो गवर्नेंस है वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 9 मैंने आपको बता दिया है, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, राइट, कंसेप्ट के बेसिकली पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट गुड गवर्नेंस इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा व्यू जो है गुड गवर्नेंस के बारे में वो सही नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। 1, द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कौन सी स्टेटमेंट सही है कि कौन सी नहीं है। तो अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और अपना गेस या जो भी आपको आंसर है वो आप देख सकते हैं, उसके बाद मेरा आंसर और एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या जो गुड गवर्नेंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव करने में और एफिशिएंट करने के लिए वर्क करती है? ऑब्वियसली बिल्कुल करती है, ये आपकी स्टेटमेंट सही हो गई है। सेकेंड है इट सबस्यूम्स पर्पसिव एडमिनिस्ट्रेशन विद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है आपकी गुड गवर्नेंस वो पर्पसिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ डन फॉर अ पर्पस विद अ पर्पस, उसको सबस्यूम करती है, मर्ज करती है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ये स्टेटमेंट भी बहुत बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ एडिशनल फैक्ट। जेफरीज एक स्कॉलर हैं, जेफरीज, उनकी ये स्टेटमेंट है, ठीक है, कि जो हमारी गुड गवर्नेंस है वो सबस्यूम करती है पर्पसिव एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जेफरीज की ये स्टेटमेंट है। थर्ड है इट एनविसेजेस कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये एनविजन करती है, सोचती है, इमेजिन करती है, एज्यूम करके चलती है किसके बारे में? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के बारे में एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट हो और ब्यूरोक्रेसी जो हो वो कमिटेड हो। अब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्यों है मैं आपको भी बताऊंगी। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है? इट अंडरलाइंस पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। ये एक जो गुड गवर्नेंस है वो स्ट्रेस देती है, अंडरलाइन करती है क्या? पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। ये स्टेटमेंट में तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेशन, लोगों के पार्टिसिपेशन, सिविल सोसाइटी के पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक पिलर है गुड गवर्नेंस का। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कौन सी सही नहीं होगी? वो है स्टेटमेंट नंबर 3। अब वाई इज दिस स्टेटमेंट नॉट करेक्ट? रीजन बीइंग, जब हम बात करते हैं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की तो दो तरीके के कॉनोटेशंस वी टेक 2 टाइप्स ऑफ कॉनोटेशंस, या फिर दो तरीके से मतलब हम निकाल सकते हैं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का। एक जो आपको नाम से लग रहा है ब्यूरोक्रेसी विच इज कमिटेड, कमिटेड जब वर्ड आता है तो हम इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, वी टेक इट इन पॉजिटिव आस्पेक्ट, राइट। नाउ
अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी विच इज कमिटेड टू इट्स वर्क विच इज गुड, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कई बार जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब आता है, इट इज इन नेगेटिव सेंस। कैसे? ब्यूरोक्रेसी विच इज कमिटेड टू सम पॉलिटिकल पार्टी और सम पॉलिटिकल ग्रुप। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है इट शुड बी न्यूट्रल, राइट। तो यहाँ पे जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है इसका एक नेगेटिव मीनिंग भी निकलता है, नेगेटिव कॉनोटेशन भी निकलता है, एंड दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ऐसा कुछ भी जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी, पहली बात गुड गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी की कमिटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलता है, और अगर बोलता भी है तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि कमिटमेंट किस चीज़ की प्रति होनी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी गलत हो जाएगी। हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर होता खाली तो वो स्टेटमेंट आपकी सही होती। आई होप यू गेट इट नाउ। तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 3 है दैट इज नॉट करेक्ट, एंड आपका जो टॉपिक है दैट इज गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट, मतलब जनरल क्वेश्चन पूछा है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज which one of the following is not identified as a fundamental of न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बाय निकोलस हेनरी। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहले यूनिट 1 में था शायद, अब जो न्यू सिलेबस है उसमें ये यूनिट 9 में जो है आपका गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस उसके अंदर आता है। तो जब हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर निकोलस हेनरी ने कुछ फंडामेंटल्स दिए कि ये चीज़ें तो बेसिक हैं, होनी चाहिए एक जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट में। तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सी सही नहीं है अकॉर्डिंग टू निकोलस हेनरी, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है अलर्टनेस, अलर्ट होना, ठीक है। सेकेंड इज एजिलिटी, एजिलिटी क्या होता है? एजाइल होना, मतलब क्विक होना, फटाफट ओपन होना, क्विक होना। थर्ड इज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट होना, एंड फोर्थ इज एडॉप्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ उसका आंसर। अब जो निकोलस हेनरी हैं इन्होंने 5 बातें बोली, 5 फंडामेंटल्स दिए जो एनपीएम में होने चाहिए, या फिर ठीक है एनपीएम में ज़रूरी है। पहला था उसमें अलर्टनेस, की जो गवर्नमेंट है उसको अलर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम आ जाएगी उसके बाद वो सॉल्व करेगी, उसको इतना अलर्ट रहना चाहिए कि पहले ही वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और उसको टैकल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक रिस्पेक्टिव पॉलिसी या डिसीजन ले सके, राइट। तो ये तो आपका आंसर में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। सेकेंड जो उन्होंने फंडामेंटल दिया दैट वॉज एजिलिटी, जो कि यहाँ पे है, तो मतलब ये भी नहीं आएगा। एजिलिटी का मतलब क्या है? क्विक होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, फटाफट कम्युनिकेट कर सके जो आपकी गवर्नमेंट है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। थर्ड उन्होंने जो बोला निकोलस हेनरी ने फंडामेंटल, वो था अलाइनमेंट। तो यहाँ पे वो भी अलाइनमेंट में आपको दे रखा है। अलाइनमेंट का क्या मतलब है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो अलाइन करे बाकी गवर्नमेंट के साथ। सपोज हम इंडियन गवर्नमेंट की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी अलाइन करे, प्लस इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ भी अलाइन करे, और एनजीओ के साथ अलाइन करे, और सिविल सोसाइटी के साथ अलाइन करे, मतलब और जो फॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ अलाइन करे, ठीक है, और कलेक्टिव डिसीजंस ले, मतलब वो करे। उसके बाद जो उन्होंने, तो ये आपका भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो आपका एक बच गया, एडॉप्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आपका जो है वो इट इज़ नॉट करेक्ट। हालांकि जब हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो प्रोसीजर है हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से ही उठाते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट स्टाइल्स हम लेते हैं, ठीक है। अगर आपको एक स्टेटमेंट आपने पढ़ी हो एनपीएम से, तो एनपीएम जो है वो इट टेक्स, आप पढ़ेंगे, इट टेक्स व्हाट एंड व्हाई फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंड हाउ फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर। तो ये बात सही है, पर ये जो फंडामेंटल है ये निकोलस हेनरी ने नहीं दिया है, तो इसलिए ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये तो हो गए आपके 3 प्रिंसिपल्स, 3 फंडामेंटल, सॉरी। तो बाकी कौन से फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पे मैं बताती हूँ। 2 फंडामेंटल्स जो रह गए हैं उसमें से फोर्थ है आपका अडेप्टेबिलिटी। तो ठीक है, तो जो आपका गवर्नमेंट है उसको अडेप्ट होना चाहिए फटाफट, जो डिमांड्स के हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से उसको अपने पॉलिसी डिसीजंस चेंज कर सके। तो आपका जो फोर्थ हो गया वो हो गया अडेप्टेबिलिटी। एंड नेक्स्ट जो आपका लास्ट आएगा दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो जो गवर्नमेंट है दैट शुड बी अकाउंटेबल। तो ये जो 5 हैं, अलर्टनेस, एजिलिटी, अलाइनमेंट, अडेप्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, दीज आर द 5 फंडामेंटल्स ऑफ एनपीएम एज गिवन बाय निकोलस हेनरी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा स्टेटमेंट नंबर 4। क्वेश्चन इज फ्रॉम एनपीएम, यूनिट रिमेन्स यूनिट नंबर 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी जो है उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकंड इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, थर्ड इज वर्ल्ड बैंक एंड फोर्थ इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इकोसॉक बोलते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आई एम टेलिंग यू, इट इज ऑप्शन नंबर 4 इकोसॉक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म इज इकोसॉक। तो इकोसॉक जो है वो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसकी? यूएनडीपी की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो आपकी करेक्ट हो गई। अब बात है कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। तो यूनिट 9 में ना एक्चुअली आपका जो टॉपिक है, टॉपिक आपका यूएनडीपी नहीं है, अगर हम ध्यान से पढ़ें टॉपिक क्या है? थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस, थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, ऑफ गवर्नेंस, और डैश डाल के है वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। उसका मतलब क्या है कि गवर्नेंस से रिलेटेड क्या थ्योरी या कंसेप्ट दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने या फिर यूएनडीपी ने। पर अगर हम पेपर की बात करें तो कई बार क्वेश्चन कंसेप्ट या थ्योरी पे ना लेकर कि इन्होंने क्या दिया है, डायरेक्ट इन बॉडी पे पूछ लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी को आपने डिटेल में पढ़ना है कि इनका मैंडेट क्या है, इनका हेडक्वार्टर क्या है, फंक्शंस क्या है, कब बना, कैसे बना, सारा कुछ आपको ये पता होना चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है अब आपको मैंने बता दिया है। Now next question is 85. Public choice approach emphasizes which of the following? तो पब्लिक चॉइस अप्रोच पढ़ते हैं हम, ठीक है, जब हम एनपीएम की बात करते हैं उसके साथ ही हम पब्लिक चॉइस अप्रोच की भी बात करते हैं। तो ये जो अप्रोच है वो किस चीज़ पे एम्फोसाइज करती है, जोर डालती है? ए एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, बी इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, सी सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, एंड डी डिसेंट्रलाइजेशन। कोड्स जो हैं आपको कई स्टेटमेंट है, मतलब इनमें से कुछ स्टेटमेंट सही हैं ऑप्शंस में और कुछ आपकी गलत हैं, तो हमें देखना है। आप ना पब्लिक चॉइस अप्रोच बेसिकली अगर मैं इसको एक लाइन में आपको बताऊं, शॉर्ट में सबसे बताऊं, तो मतलब है लोगों को चॉइस देना। ठीक है, चॉइस देना मतलब वो उनको फोर्स ना हो, जो लोग हैं जो आपके सिटीजन्स हैं वो फोर्स ना हो कि उनके पास एक ही जगह को जाने के लिए, उनके पास चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है क्रक्स जो है आपका पब्लिक चॉइस अप्रोच का। चॉइस होनी चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में तो होती ही है, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने चाहेंगे आपको अलग अलग जगह से आपको अलग अलग ब्रांड्स मिल जाएंगे, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंस्टीट्यूशनल चॉइस होनी चाहिए कि अगर यहाँ से काम नहीं हो रहा तो इसको हम यहाँ से भी करवा सकते हैं। तो अब पहला है एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, क्या पब्लिक चॉइस अप्रोच इस पर जोर डालती है? बिल्कुल डालती है। सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म का मतलब क्या है? मोर देन वन इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ठीक है, जिनको अलग से कोई गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन से मैनेज किया जा सकता है, पर अलग अलग ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, प्लूरल वर्ड से बना है प्लूरलिज्म, होने चाहिए, ताकि अगर आपका जो सिटीज़न है उसके पास चॉइस हो। अगर हमें यहाँ एक इंस्टीट्यूशन नंबर ए से काम नहीं हो रहा है तो हम इंस्टीट्यूशन नंबर बी के पास जा सकें, ठीक है, हम मजबूर ना हो। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सी इज सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इसको सपोर्ट करता है, इस पर जोर डालता है? नहीं, इस पर नहीं करता है, ठीक है। बल्कि अगर हम देखो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है वो सपोर्ट करती है और कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अगेंस्ट है। तो सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट है पब्लिक चॉइस अप्रोच, मतलब इस सेपरेशन की बात नहीं करती है, ये डायकॉटमी की बात नहीं करती है पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। डी है डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखना क्या है कि जिसमें सी है वो स्टेटमेंट्स आप कट कर देंगे। तो आपने 1 कट कर दी, 2 कट कर दी, 3 कट कर दिया, आपका बच गया ऑप्शन नंबर 4। तो स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट। किसने दी थी पब्लिक चॉइस अप्रोच? जो मेन प्रोपोनेंट थे, मेन प्रोटैगनिस्ट थे, वो कौन थे? विंसेंट ऑस्ट्रोम। विंसेंट ऑस्ट्रोम ने आपको जो है पब्लिक चॉइस अप्रोच है वो दी है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट हो गई। टॉपिक क्या है? पब्लिक चॉइस थ्योरी, अगेन फ्रॉम यूनिट नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 86, यूज ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी क्रेडिटेड विद। तो अगर हम आईसीटी की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उसके क्या क्रेडिट्स हैं या फिर क्या फ़ायदे हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या एडवांटेजेस हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द यूज ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शंस बीइंग ए मिनिमाइजेशन ऑफ स्टोरेज प्लेस, तो क्या ये सही है?
बिल्कुल सही है, आपको फाइल्स रखने के लिए फिजिकल स्पेस चाहिए, बट फॉर व्हेन यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स यू डोंट नीड फिजिकल स्पेस। आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर जो है उसके लिए स्पेस चाहिए, आपको फाइल्स रखने के लिए स्पेस, फिजिकल स्पेस यू डोंट नीड, राइट। तो स्टोरेज प्लेस की जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज अ क्रेडिट। सेकेंड इज लेसनिंग सिक्योरिटी रिस्क। क्या सिक्योरिटी रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि देखो अगर आपकी फिजिकली फाइल पड़ी है तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं कैसे वो उसको रिस्क है। कई बार आप देखेंगे आग लग जाती है बिल्डिंग में तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जल जाते हैं, वो ख़त्म के लिए, वो रिकॉर्ड आपका गया। लेकिन अगर आपका वो हार्डवेयर में पड़ा, सॉरी सॉफ्ट कॉपी में पड़ा है, तो पहली बात उसकी मल्टीपल कॉपीज़ करना इजी है। प्लस आजकल क्लाउड स्टोरेज होती है तो बहुत सारी जगह पे हो सकता है वो हमने स्टोर किया हुआ हो, तो उसको एकदम से ख़त्म होने के जो चांसेस हैं वो इतने नहीं रहेंगे, राइट। तो उस सिक्योरिटी का हालांकि रिस्क है, अभी टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल, लेकिन जितना फिजिकल पड़े होने में रिस्क है उससे कम रिस्क है, तो कम हो जाता है आपका सिक्योरिटी रिस्क। ऑप्शन नंबर सी इज रिड्यूसिंग रेड टेपिज्म। तो जो देरी होती है इन एडमिनिस्ट्रेशन वो कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको एक फाइल को मूव करना है फ्रॉम वन लेवल इन हायरार्की टू अनदर लेवल, पहले आपको फिजिकली मूव करनी पड़ती थी, आप पीएन को भेजेंगे फाइल, ठीक है, वो कब लेके जाएगा, कब उसको खोला जाएगा, पर अब ऐसा नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है। एक बार आपने फाइल चेक कर दी तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे ऑनलाइन फाइल जाती है, प्लस वो उसका रिकॉर्ड रहता है कि ये फाइल गई है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है। तो उससे जो रेड टेपिज्म है, जो डिले है इन एडमिनिस्ट्रेशन, इट गेट्स रिड्यूस्ड, वो कम हो जाता है। तो ए बी सी आपके ऑप्शन हो गए। अब पहली बात तो यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आप कोड्स देखेंगे तो उसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें चारों के चारों ऑप्शन दिए हों। मैंने आपको बहुत बार एक टिप दी है कि जब ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हो जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, एक नज़र आप ऑप्शंस पर डालिए कि आपको जो कोड्स दिए हैं, कोड्स में 2 स्टेटमेंट हैं, 3 स्टेटमेंट हैं, या फिर कोई 4 वाला है कि नहीं है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है, राइट। इसका मतलब 3 ही आपको स्टेटमेंट है, तो जिसमें ए बी सी हो गया वो आपका आंसर हो गया। तो ए बी सी आपको यहाँ से पता लग गया, 1 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फिर भी हम देख लेते हैं जो डी स्टेटमेंट क्या है। हैविंग ग्रुप वेयर एज वेल एज मिडल वेयर। नाउ व्हाट इज ग्रुप वेयर एंड मिडल वेयर? बेसिकली ग्रुप वेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड बाय अ ग्रुप, कोलैबोरेट कर सकता है। एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही फाइल पे है, उसको ग्रुप काम कर रहा है। मिडल वेयर है, ये कुछ टेक्निकल टर्म है विच इज सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज, किसके बीच में? सॉफ्टवेयर के बीच में और शायद सॉफ्टवेयर यूज़र के बीच में, राइट। देखो ये दोनों चीज़ें हैं कंप्यूटर्स के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्पेसिफिकली एडवांटेज आईसीटी के यूज़ का इन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब कंप्यूटर्स के अंदर है, लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो ये क्रेडिट्स नहीं है, राइट। तो ये आपका आंसर में नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 9, टॉपिक इज आईसीटी एंड गवर्नेंस। Now coming to the next question, which of the following factors play a crucial role in the success of e-governance project? तो इनमें से कौन से फैक्टर जो है वो एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं किस में? इन द सक्सेस ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स। व्हाट इज ई गवर्नेंस? गवर्नेंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिकली आप गवर्नेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन गवर्नमेंट डज सम एक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज़ कॉल्ड ई गवर्नेंस। तो उसके सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है? तो अब देखो यहाँ पे भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको कोड्स के अंदर चार चारों ऑप्शन वाला भी है, 3 वाला भी है और 2 भी वाला है, मतलब दिमाग हमें खुद लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन पॉलिसीज़। तो क्या इंफॉर्मेशन पॉलिसीज़ का कोई रोल है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के सक्सेस में? डू दे प्ले अ क्रूशियल रोल? यस। अब देखो गवर्नेंस किसके लिए हो रही है? हमारे लिए हो रही है, सिटीजन्स के लिए हो रही है, ठीक है, हम उसके बेनिफिशरीज हैं मेनली, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं कि ये जो पॉलिसी है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में अवेलेबल है। सपोज आप सिंपल सी बात करें, अगर आधार कार्ड मुझे अप्लाई करना है तो वो सपोज इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, ये मुझे पता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि अगर मैंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, किसी भी चीज़ के लिए आप लगाइए, पासपोर्ट के लिए कुछ भी, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, तो फिर उससे ई गवर्नेंस का क्या फ़ायदा? तो वो इन्फॉर्मेशन मुझ तक कैसे पहुंचेगी? थ्रू किसी ने कोई ना कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किसको? सिटीजन्स को। अब वो कोई भी हो सकती है, हो सकता है वो आपको टीवी पे एडवर्टीजमेंट दें, या वो न्यूज़पेपर में कैंपेन चलाएं,
या फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन पॉलिसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किसमें, इन द सक्सेस ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्या ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? ऑब्वियसली। आप सारी गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ले आइए, पर अगर आपने वहाँ पे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को उसको यूज़ करना नहीं सिखाया, जो इस जो चेंज है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसको अडेप्ट नहीं कर पाए इसके साथ, तो फिर ई गवर्नेंस जो है वो सक्सेसफुल रह ही नहीं पाएगी। लोगों ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया, आपके एम्प्लॉयज़ ने, ठीक है, उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट वोंट बी सक्सेसफुल। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका ए और बी तो आएंगे। अब देखो ए और बी कहाँ कहाँ पे है। इसमें ए और ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, ठीक है। तो ए 1 और 3 में से हो सकता है। अब डी दोनों के अंदर है। डी क्या है आपका? बजटरी रिसोर्सेज। ऑब्वियसली पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर ई गवर्नेंस भी करनी है तो आपको हर ऑफिस के अंदर लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स की प्रोविजन देनी पड़ेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर करनी पड़ेगी, जिसके लिए यू विल रिक्वायर सम बजट। तो बजटरी रिसोर्सेज ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये भी आपका सही है। अब आपका बच गया कौन सा? प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। अब क्या प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना ज़रूरी है? अगर हम बात करें ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स की, सारे काम जो हैं, अब समझने की बात है यहाँ पे, गवर्नमेंट हर जगह नहीं है, ठीक है। ऊपर से जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, जब हम गवर्नेंस का कंसेप्ट को करते हैं, और स्पेशली आज के टाइम में जब हम बात करते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट हो, मैक्सिमम गवर्नेंस हो, तो जो गवर्नमेंट है दैट प्लेज अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर, ठीक है। फैसिलिटेट कर रही है, वो लोगों को बोल रही है काम करने के लिए, बेसिक जो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा काम करने के लिए। तो जो गवर्नमेंट है वो हर सेक्टर में खुद नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्टर में खुद है। सपोज अगर हम रेलवे की बात करें तो अब तक खाली गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, ऐसे कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट की मोनोपोली है, लेकिन बाकी सारा जो सेक्टर है वो कौन संभाल रहा है? आपका प्राइवेट सेक्टर। तो उनको भी साथ साथ लेने की ज़रूरत है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। तो उनके लिए उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। खाली अगर गवर्नमेंट डेवलप हो जाएगी, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर वहीं का वहीं रहा, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। अब अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपने खाली बड़े नेम नहीं सोचने हैं, अंबानीज एंड ऑल। आपको नॉर्मल एक प्राइवेट सेक्टर लेके चलना है जिसके अंदर आपके छोटे भी लोग भी आ गए, आपके MSc ME भी आ गए, तो उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करना चाह रहे हैं। बिकॉज इन टूडेज टाइम एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट। तो अगर आप ब्रॉड व्यू से लेके चलेंगे तब समझ पाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट भी ज़रूरी है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स की सक्सेस के लिए, राइट। क्योंकि बहुत सारे अगर हम फील्ड्स देखें उसमें आउटसोर्सिंग होती है। अब हो सकता है वो आउटसोर्सिंग भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रही हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रही हो, उसके अंदर जो प्रोसीजर है वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉलो करा जा रहा हो। तो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपके जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है, कोड नंबर 1 है ABCND, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 9, टॉपिक इज ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो इनमें से कौन से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का एक पार्ट है, एक कॉम्पोनेंट है। सिंपली अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑप्शंस में आपको कुछ वैल्यूज़ दी हैं, ये इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ को आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं, पा सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती हैं। नाउ ऑप्शन नंबर 1 इज़ ह्यूमन डिग्निटी एंड नॉन रेशलिज्म। ह्यूमन डिग्निटी की बात करें एंड नॉन रेशलिज्म की बात करें, रेशलिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस। B being equity and advancement of human rights, C is social justice and inclusion, and D is rule of law। तो देखो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन डिग्निटी की एंड नॉन रेशलिज्म की बात करता है? बिल्कुल करता है। ह्यूमन डिग्निटी की हम बात करते हैं आर्टिकल 21 में, जिसमें हम बात करते हैं राइट टू लाइफ। नाउ व्हाट, क्या वो एक नॉर्मल लाइफ की बात करती है ज़िंदगी की? नो, इट टॉक्स अबाउट राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ, एक अच्छी, एक डिग्निफाइड लाइफ की वो बात करते हैं, ठीक है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंदर। ऐसे ही अगर नॉन रेशलिज्म की बात करें तो जब हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो any differentiation on the basis of caste, sex, religion, race is not allowed in the country। तो इसलिए नॉन रेशलिज्म भी एक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ का, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? ये तो आएगा ही आएगा। सेकेंड इज इक्विटी एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स ही हैं, तो ये तो आपका सही हो गया।
इक्विटी क्या होता है, जब मैंने हेनरी फ्योल किया था तो एक पिक्चर, एक बहुत अच्छी पिक्चर के थ्रू आपको बहुत क्लियरली डिफरेंस बताया था बिटवीन इक्वालिटी एंड बिटवीन इक्विटी। ठीक है, तो इक्वालिटी जो होती है वो ना बराबर के लेवल पे होती है। ठीक है, आप इक्वालिटी की बात तब करेंगे जब आप जिन लोगों को आप कंसीडर कर रहे हैं उनकी स्टार्टिंग लाइन सेम हो। ठीक है, लेकिन अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी स्टार्टिंग लाइन ही सेम नहीं है, दे आर नॉट एट द इक्वल लेवल फ्रॉम द बिगिनिंग, तो उनके बीच में आप इक्वालिटी की बात कैसे करेंगे, आप उनके बीच में इक्विटी की बात करेंगे। तो जब हम इक्विटी की बात करते हैं वी टॉक अबाउट एफर्मेटिव एक्शन, फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन। क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की, तो वो इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो अच्छा नहीं रहा, देवर डिप्रेस। ठीक है, उन पे अत्याचार किया गया, तो उसको उनको हम कुछ बेनिफिट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, तो वो एक इक्विटी का मेजर है। तो ये भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक वैल्यू का पार्ट है, इक्विटी एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये भी आपका सही है। सी है सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन। सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल के अंदर ही हमारे जो सोशल जस्टिस वर्ड है वो देखते हैं, और जगह जगह हम सोशल जस्टिस की बात देखते हैं। इंक्लूजन, जैसे मैंने बोला रिजर्वेशन क्यों है, ताकि इंक्लूड कर सके उन लोगों को। ठीक है, तो इंक्लूजन भी हमारा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का पार्ट है, तो ये भी आएगा। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल नंबर 14, ये तो है ही है, इसमें तो कुछ हमें शक है ही नहीं है। तो चारों के चारों जो हैं दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो कोड्स के अंदर योर कोड नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, यूनिट 9, टॉपिक इज एथिकल फाउंडेशंस ऑफ गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका लिया गया है। Now coming to the next question, which of the following does not play an important role in ensuring accountability in administration? इनमें से कौन सा एक ज़रूरी रोल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी एश्योर करने की इन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर? 1 सिटीजन चार्टर, 2 राइट टू इन्फॉर्मेशन, 3 ई गवर्नेंस एंड 4 इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो अब क्या सिटीजन चार्टर प्ले करता है अकाउंटेबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी में रोल? बिल्कुल करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंस्टीट्यूशन को एक सिटीजन चार्टर में बताना पड़ता है जिसमें बताता है कि उसके मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, वो क्या स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करेगा अपने प्रोडक्ट्स से सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ताकि सिटीजन को उसको बताना पड़ता है सिटीजन चार्टर के थ्रू, ताकि सिटीजन हमें पता हो कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या मिल रहा है। तो एक अकाउंटेबिलिटी का मेजर है। सेकेंड इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली अगर हमें कहीं डाउट लगता है तो हम राइट टू RTI डाल देते हैं, तो ये तो मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी का एक मेजर है राइट टू इन्फॉर्मेशन। थर्ड इज ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, गवर्नेंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो क्या इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। अगर कई चीज़ों को हम भी कर सकते हैं, अगर मैंने कोई कंप्लेंट डाली तो उसका क्या स्टेटस है मैं चेक कर सकती हूँ, पर अगर ये ऑनलाइन ना होता तो क्या मैं चेक कर सकती थी? नहीं कर सकती थी, वो कंप्लेंट पड़ी रहती। आज के टाइम में अगर आप कहीं आपको ग्रीवेंस है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट डालिए, साथ के साथ एक्शन लिया जाता है, राइट। तो ई गवर्नेंस भी एक अकाउंटेबिलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। अब लास्ट इज इलेक्शन कमीशन। देखिए इलेक्शन कमीशन का जो मेन फंक्शन है दैट इज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और वो कंडक्ट करता है। पर डायरेक्ट अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो वो इसमें नहीं आती है। हाँ, फेयरनेस की बात है, इलेक्शंस कंडक्ट करे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी क्या है इलेक्शन कमीशन के में, तो वो नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इलेक्शन कमीशन। टॉपिक क्या है? टॉपिक इज public accountability in governance. Now coming to the last question of today is question number 90, which of the following rights fall under sorry 2 बार लग गया है यहाँ पे अंडर, fall under the right to information act 2005। तो यहाँ पे आपको कुछ राइट्स दी हुई हैं, आपने बताना है कि कौन सी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर आती है। ठीक है जी, तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए, राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करने की राइट बिल्कुल सही आती है। सेकेंड इज राइट टू टेक सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल है उसका सर्टिफाइड सैम्पल हम ले सकते हैं चेक करने के लिए, ये भी आपका सही है। सी है राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स, टेप्स, वीडियो और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। नाउ लास्ट इज, मतलब देखो ए बी सी तो पक्का सही है, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। 2 और जो 3 है वो
कैंसिल आउट हो गया, गलत एलिमिनेट हो गया है आपका। अब लास्ट इज राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसका मतलब समझिए कि हमारे पास राइट है कि हम जो डिसीजन बनाए लें वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। देखो ये एक पर्सनल चॉइस है कि जो हम डिसीजन लेते हैं दैट इज इन्फॉर्म्ड और नॉट। छोटा सा डिसीजन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मोबाइल फ़ोन भी खरीदना है तो वो मेरी मर्जी है, मुझे किसी फ्रेंड ने वैसे ही रेफर कर दिया कि हाँ जी आप ये वाला फ़ोन ले लो अच्छा है, मैं उसकी बात मान के फ़ोन ले लेती हूँ। या फिर मैं पूरी अपनी रिसर्च करती हूँ कि अच्छा कौन सा चल रहा है, इसमें प्रोसेसर कौन सा है, क्या है, वो मैं पूरी इन्फॉर्म्ड जो है डिसीजन लेती हूँ, वेल रिसर्च करके जो है डिसीजन लेती हूँ। तो क्या ये आरटी एक्ट के अंदर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है इन्फॉर्म्ड वर्ड देकर, राइट। डिसीजन, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का जो राइट है वो बिल्कुल मेरे को है, पर वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ, राइट। तो ये जो आपकी डी स्टेटमेंट है ये आपकी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो वो नहीं आएगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका सही है। क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 9 अगेन, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, टॉपिक इज आरटीआई एक्ट। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, सारे के सारे जो हैं वो यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस में से हैं। ठीक है, तो इस पेपर में हम देख ही रहे हैं कि यूनिट नंबर हर यूनिट वाइज जो है वो क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो आज के जो सारे क्वेश्चंस थे वो गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस से थे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो ऑलमोस्ट सारे जो हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से होने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर फीडबैक। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ, जो कि ये जो पेपर है जून 2019 का पेपर, इसके लास्ट क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव अ वेरी नाइस डे।